हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कक्षा 12 समाजशास्त्र प्रथम का प्रथम अध्याय जो कि भारतीय समाज एक परिचय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाऊंगा, जो इस बार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अनिवार्य हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 12 समाजशास्त्र प्रथम का प्रथम अध्याय भारतीय समाज एक परिचय के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखते हैं बच्चे, हमारा पहला जो प्रश्न है, समुदाय किसे कहते हैं या समुदाय से क्या तात्पर्य है, समुदाय का अर्थ बताइए। प्रश्न चाहे जैसे हो, समुदाय से जुड़ा हुआ हो तो वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, समुदाय किसे कहते हैं, तो समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है। बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो समुदाय होता है वह व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है, यानी एक विशिष्ट मतलब अनोखा समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, यानी जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अर्थात कह सकते हैं जिसका क्राइटेरिया निश्चित होता है, अर्थात जिसका जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो निश्चित होता है, उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा एक दूसरे से संगठित रहते हैं। यानी जो इसके सदस्य होते हैं, संपूर्ण सदस्य, वो एक दूसरे से सामुदायिक भावना के द्वारा बंधे हुए होते हैं, अर्थात संगठित होते हैं। समुदाय में व्यक्ति सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, यानी जो समुदाय से व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, अर्थात जो किसी राजनीतिक हो, चाहे जो समुदाय हो, सामाजिक समुदाय हो, जिससे जुड़ा हुआ होता है, तो व्यक्ति इस समुदाय से जुड़ने के कारण अपनी कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। जैसे हम कर सकते हैं कि राजनीतिक समुदाय से यदि हम जुड़े होते हैं तो अपने हित की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास हम करते हैं। तो वहीं पर कहा गया कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और उसके संपूर्ण सदस्य एक दूसरे से सामुदायिक भावना द्वारा संगठित रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है बच्चों कि राष्ट्र किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है, अर्थात राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशेषताओं पर आधारित होता है। जैसे राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों की एक सामान्य भाषा होती है, अर्थात एक संपूर्ण, जैसे भारत एक राष्ट्र है तो इसमें रहने वाले व्यक्तियों की एक सामान्य भाषा होती है और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, इसका एक निश्चित इतिहास होता है, एक धर्म होता है और एक ही प्रजाति में जो व्यक्ति निवास करते हैं वो राष्ट्रीय सदस्य कहलाते हैं, अर्थात कह सकते हैं राष्ट्र के सदस्य कहलाते हैं। ठीक, तो अपने कह सकते हो देश के लोगों के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है या राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, या कह सकते हो जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और अपने जनसंख्या या अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को प्रकट करते हैं, ऐसे देश को हम राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, आप देखिए उनके बीच में क्या होना हो सकता है कि वो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी उस राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं वो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा अनेक साझा विशेषताओं पर आधारित होते हैं, यानी सभी में एक दूसरे के प्रति कह सकते हो लगाव की भावना बनी होती है। ठीक, अब अगला बच्चों हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद से आशय उस विचारधारा से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तथा समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल रूप से आत्मसात किया जाता है, अर्थात आप इसको कम शब्दों में कह सकते हैं, बहुत ही कम शब्दों में एक लाइन में कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने प्रेम के प्रति कह सकते हैं अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद कब विकसित हुआ, भारत में राष्ट्रवाद कब विकसित हुआ। तो देखिए, हमारे देश में उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का विकास हुआ। देखिए, ये प्रश्न मैंने बताया है कि 19वीं सदी में बहुविकल्पी में मैंने पढ़ाया आपको कि हमारे देश में 19वीं सदी के अंतिम चरण में राष्ट्रवाद का विकास हुआ जो कि उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, तो हमारे देश में उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रवाद का विकास हुआ, या ब्रिटिश शासनकाल में अर्थात 19वीं सदी के अंतिम चरण में ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। ठीक बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ग से आप क्या समझते हैं या वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग किसी समाज में निश्चित रूप से समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों के एकत्रित स्वरूप को हम वर्ग कहते हैं, अर्थात यह व्यवसाय से संबंधित होता है। ठीक है, वर्ग किसी समाज में, कोई भी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, कायस्थ समाज हो, हरिजन समाज हो, तो वर्ग किसी समाज में निश्चित रूप से
समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले, यानी जो समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले, जैसे धनाढ्य वर्ग हो चाहे लेबर वर्ग हो, ठीक है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों को एकत्रित करने के स्वरूप को ही हम वर्ग कहते हैं, जैसे अध्यापक वर्ग, छात्र वर्ग, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग। तो जो निश्चित कह सकते हैं, जो निश्चित रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा वाले, समान प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों का जो एकत्रित समूह होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए इसमें है, भारतीय समाज पर पड़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के 4 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय समाज में पड़ने वाले 4 पाश्चात्य संस्कृति के 4 प्रमुख प्रभाव हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जाति प्रथा तथा धर्म के प्रभाव में कमी। देखिए भारतीय समाज पर जो पाश्चात्य संस्कृति थी तो उसमें जाति प्रथा का अंत था, जाति प्रथा का नहीं पाई जाती, और धर्म के प्रभाव में कमी थी। ठीक है, और दूसरा संयुक्त परिवारों का विघटन। ठीक, संयुक्त परिवारों का विघटन था, और विवाह के स्वरूप में परिवर्तन था, क्योंकि प्राचीन काल में विवाह का स्वरूप दूसरा था और आज के समाज में विवाह का स्वरूप दूसरा है। फिर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वो कह सकते हैं कि एक धार्मिक शिक्षा थी, वेदों पर आधारित शिक्षा थी, लेकिन आज की जो शिक्षा है वह तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा है। ठीक है, संयुक्त परिवारों का विघटन, प्राचीन काल में संयुक्त परिवारों का विघटन नहीं होता था, संयुक्त परिवार एक साथ रहकर कार्य करते थे, किंतु आज के युग में संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। ठीक है, तो भारतीय समाज पर पड़ने वाले जो पाश्चात्य संस्कृति के 4 प्रमुख प्रभाव हैं वो निम्नलिखित हैं। जाति प्रथा तथा धर्म के प्रभाव में कमी पहला है, दूसरा है संयुक्त परिवारों का विघटन, तीसरा है विवाह के स्वरूप में परिवर्तन, चौथा है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। ठीक है, अब बच्चों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिवेशवाद का अर्थ लिखिए। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो उपनिवेशवाद से तात्पर्य उस स्थिति से है, उपनिवेशवाद से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार अन्य राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित कर वहां के संसाधनों का अपने हित में शोषण करने हेतु करता है, उसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत यदि कोई राष्ट्र अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्य दूसरे राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित करके वहाँ के जो संसाधन होते हैं उनको उनका प्रयोग अपने हित में शोषण करने हेतु करता है। ठीक है, अपने हित में उनका प्रयोग अपने हित में शोषण करने हेतु करता है, तो उसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला हम प्रश्न देखते हैं कि उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपनिवेशवाद के अंतर्गत औपनिवेशिक शक्तियों की राजनीतिक व्यवस्थाएं अलोकतांत्रिक थी। ठीक है, जो उपनिवेशवाद लागू हुआ था भारत में तो उसके अंतर्गत जो औपनिवेशिक शक्तियां थी उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो थी वो अलोकतांत्रिक थी, लोकतांत्रिक नहीं थी, अर्थात जनता के हित में नहीं थी। और दूसरा है उपनिवेशवादी कानून वह व्यवस्था पक्षपात पूर्ण थी। जो उपनिवेशवादी कानून व्यवस्था थी वो पक्षपात पूर्ण थी, अर्थात वह कह सकते हो व्यवसायी वर्ग और जो राजनीतिक वर्ग थे उनसे संबंधित थे और लेबर के हित में कोई भी कार्य नहीं करती थी, अर्थात कह सकते हैं आप कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके हित में नहीं थी। और तीसरा पॉइंट है कि उपनिवेशवाद का पोषण करने वाली सरकारों के पास धन का अभाव था, यानी जो उपनिवेशवाद का पोषण करने वाली सरकारें थी उनके पास धन का अभाव था, जिसके कारण वे जो श्रेष्ठ धनाढ्य वर्ग होते थे उनके हित में कार्य करती थी और लेबर वर्ग के का हित में कार्य नहीं करती थी। तो बच्चों ये जितने भी प्रश्न हैं ये भारतीय समाज एक परिचय हमारा प्रथम अध्याय है समाजशास्त्र प्रथम का, उससे लिए गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं। तो इनको वीडियो को लास्ट तक पढ़ें और लास्ट में कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।